गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे C4 साइकिल के बारे में। और इसके पहले जब हम लोग पढ़े थे तो C3 साइकिल था। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल भी कहा जाता है। और C3 साइकिल में एक वेस्टफुल प्रोसेस होता है या हानिकारक क्रिया होती है जिसे कहा जाता है फोटो रिस्पायरेशन। फोटो रिस्पायरेशन में होता क्या है कि पौधा ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है। तो इस क्रिया को फोटो रिस्पायरेशन कहा जाता है। तो और कुछ पौधे अपने एनाटॉमी में ऐसा बदलाव किए कि जिससे वो फोटो रिस्पायरेशन क्रिया से बच जाते हैं। वो पौधे कौन से हैं? उन पौधों को हम C4 प्लांट कहते हैं या फिर कैम्प प्लांट कहते हैं। तो आज हम लोग C4 के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके बाद कैम्प के बारे में पढ़ेंगे। तो C4 प्लांट में अब इस तरह का मॉडिफिकेशन क्या होता है कि जिससे उनके अंदर फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं होती है। देखिए C4 प्लांट की अगर हम बात करें तो जो C4 प्लांट के बारे में बताया कौन था? तो हैश-स्लैक ने बताया था और इसलिए इसको हैश-स्लैक साइकिल भी कहा जाता है। और C4 इसलिए साइकिल कहा जाता है क्योंकि जो पहला कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला बनता है, जबकि केल्विन साइकिल में फर्स्ट कंपाउंड जो बनता था वो था PGA और ये 3 कार्बन वाला था। और यहाँ पे जो फर्स्ट कंपाउंड बनेगा वो 4 कार्बन वाला होगा। देखिए हैश-स्लैक ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ग्रहण करके, यानी जब पौधा उसको ग्रहण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जब ग्रहण करता है तो वो PEP यानी फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड से कंबाइंड होता है। तो कंबाइंड होकर के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो होता है आपका 4 कार्बन का कंपाउंड है। तो यहाँ पे 4 कार्बन का कंपाउंड बनने के कारण, यानी कि जब कंबाइंड होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड PEP से कंबाइंड होता है तो पहला जो कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला बनता है। तो इसलिए इसे C4 साइकिल भी कहा जाता है। C4 साइकिल की अगर हम बात करें तो C4 साइकिल जो है ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है। इसको क्यों डाई कार्बोक्सिलिक कहते हैं अभी हम लोग आगे फिगर में इसको समझेंगे। देखिए C4 साइकिल होती किस में है? शुगर केन में है, मेज में है, सोरघम में है, ज्वार में है, अमरंथस में है, यूफोरबिया में है, चिनोपोडियम में, इन सभी पौधों में C4 साइकिल पाया जाता है। C4 साइकिल पाए जाने का मतलब इन पौधों में फोटो रिस्पायरेशन की क्रिया नहीं होती है। देखिए C4 साइकिल में एक शब्द आएगा क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज एनाटॉमी मतलब कि C4 प्लांट जो है अपने बॉडी में किस तरीके से या अपने स्ट्रक्चर्स में, बॉडी स्ट्रक्चर्स में किस तरह का परिवर्तन किए हैं C3 के अपेक्षाकृत, उसी को कहा जाता है क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज का मतलब क्या है? क्रेंज का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो रिंग होता है, यानी कि माला। और देखिए माला की अगर हम बात करें तो अभी इस तरीके से आप देखिए ये इस तरह से एक रिंग जैसा बना लेंगे और इसमें क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस रिंग में वैस्कुलर बंडल भी होगा और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो इसी को कहा जाता है क्रेंज एनाटॉमी, क्रेंज। ठीक है। अब देखिए वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक पैरेन्काइमा सेल का आवरण होता है। तो इसके चारों तरफ एक पैरेन्काइमा सेल पाया जाता है, आवरण होता है, जिसे बंडल शीथ कहते हैं या फिर उसी को क्रेंज एनाटॉमी सेल भी कहते हैं। तो इसी को, इस जो रिंग जैसा दिख रहा है, इसी रिंग को हम बंडल शीथ कहेंगे या वैस्कुलर बंडल कहेंगे, बंडल शीथ कहेंगे, इसी को क्रेंज सेल भी कहा जाएगा। तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब देखिए C4 प्लांट में जो लीफ होती है उसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो 2 तरह का पाया जाता है। एक ग्रैनुलर पाया जाता है, एक ए ग्रैनुलर पाया जाता है। अब ग्रैनुलर ए ग्रैनुलर में अंतर क्या है? जो ग्रैनुलर होगा, जैसा C3 प्लांट में हम लोग पढ़े थे कि मेजोफिल सेल होता है, उस मेजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलेकाइड्स एंड क्वांटोसोम, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े थे। तो वो ग्रैनुलर था, यानी जो मेजोफिल में सेल में पाया जाएगा वो ग्रैनुलर होगा। और जो बंडल शीथ पे पाया जाएगा, बंडल शीथ मतलब C4 प्लांट में ही बंडल शीथ होता है, उसमें जो पाया जाएगा वो ए ग्रैनुलर होगा। तो मीन्स एक ही पौधे में 2 तरीके के क्लोरोफिल्स पाए जाते हैं, ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर। और अंतर क्या है? जो ग्रैनुलर होता है उसमें क्या होगा, बहुत वो होंगे, थैलेकाइड्स होगा, ग्रैनम होगा।
लेकिन ए ग्रेनुलम में ऐसा नहीं होगा। ए ग्रेनुलम में जो थैलेकाइड्स को या कहें ग्रेनम को जोड़ने का कार्य करता है, यानी जो लैमेली होती है सिर्फ लैमेली पाई जाएगी। ठीक है। अब ये भी अभी हैश दूसरी चीज़, अब हैश स्लैग साइकिल जो होता है वो मेजोफिल में होता है और कैल्विन साइकिल में बंडल शीथ में चलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड PEP है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड है, जबकि C3 प्लांट के केस में क्या था, RUBP था, लेकिन C4 प्लांट के केस में क्या है, PEP है। दूसरी चीज़ C3 साइकिल जो थी, यहाँ पर अंतर समझ लेना है, जो C3 साइकिल थी वो कहाँ चलती थी, वो मेजोफिल सेल में होता था, यानी C3 साइकिल, यही C3 साइकिल मेजोफिल में C3 प्लांट के केस में मेजोफिल सेल में होता था। लेकिन अब क्या हो गया कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया, C3 साइकिल शिफ्ट हो गई मेजोफिल से बंडल शीथ में, यानी कि और नीचे की तरफ एक तरह से शिफ्ट हो गई और डीप में चली गई। तो और उसके जगह पे क्या चलने लगा, हैश स्लैग साइकिल चलने लगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिगर से देखते हैं, इसी फिगर से, यानी कि ये फिगर जब C3 पढ़ाया गया था तो वहाँ पे भी इस फिगर को बनाया गया था। तो वहाँ पे बताया गया था कि जो मेजोफिल सेल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, फिर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया गया था, क्लोरोप्लास्ट में क्वांटम सोम होते हैं, थैलेकाइड्स होता है, थैलेकाइड्स के जो थैलेकाइड्स होते हैं उसके इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन पे किस तरीके से क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, किस पे लाइट रिएक्शन होता है। ठीक, फोटो सिस्टम 1 किस पे होता है, फोटो सिस्टम 2 किस पे होता है, वो C3 प्लांट में सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई। तो अब यहाँ के केस में क्या है कि मेजोफिल में ये मेजोफिल सेल है और इस मेजोफिल सेल में भी क्लोरोफिल पाए जा रहे हैं, और ये बंडल शीथ सेल है, इसमें भी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पाए जा रहे हैं। तो जो मेजोफिल सेल है उस मेजोफिल सेल में होगा क्या कि मेजोफिल सेल में आपका हैश स्लैग साइकिल चलेगा, हैश स्लैग साइकिल चलेगा, और जो C3 प्लांट में है C3 साइकिल चलती थी वो शिफ्ट होकर के थोड़ा नीचे आ जाएगी, एक तरह से कर दें, या डीप में चली जाएगी। इसलिए चली जाएगी जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कंसंट्रेशन कम ना हो, या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव ना होने पाए, मीन्स कैल्विन साइकिल से एक कार्बन जो बाहर निकलता है वो बाहर ना निकलने पाए, एक तरह से कहा जाए। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कंटिन्यू बना रहे, तो इसलिए एक तरह से अपने आप को मॉडिफाइड किया है, शिफ्ट कर लिया है। अब मेजोफिल में क्या हो रहा है, मेजोफिल में हैश स्लैग साइकिल चलेगी, या एक कह दें C4 साइकिल चलेगी, और बंडल शीथ में आपकी C3 साइकिल चलेगी। तो होगा क्या, जैसे मेजोफिल में पाया क्या जाएगा, PEP पाया जाएगा, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड पाया जाएगा, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्ड करेगा और एक कंबाइंड हो जाएगा PEP से, और कंबाइंड होकर के क्या बनाएगा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड बनाएगा। जबकि C3 के केस में क्या होता है, C3 जो होता है वो कंबाइंड किससे होता है, RUBP से होता है। ठीक है, और बनाता क्या है, PGA बनाता है। तो ये अंतर हो गया। मीन्स C4 के केस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बन रहा है हमारा, ऑक्जेलोएस्टिक एसिड जो 4 कार्बन वाला है, और C3 के केस में क्या बनता है, 3 कार्बन वाला PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे विशेष ध्यान यही देना है कि जो साइकिल दोनों तरह की 2 साइकिल चलेगी, यानी C4 प्लांट में C3 भी साइकिल चलेगी और C4 भी साइकिल चलेगी। तो C3C4 का मतलब है कि जो फर्स्ट कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन वाला बनता है, इसलिए C4 कहा जाता है। कहाँ पे बनता है, मेजोफिल में बनता है। जबकि C3 साइकिल कहाँ चलती थी, मेजोफिल में ही चलती थी, वहाँ पे 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता था, इसलिए उसको C3 साइकिल कहा जाता है। और C4 साइकिल में C3 साइकिल कहाँ चलेगी, बंडल शीथ में चलेगी, और इसी बंडल शीथ को क्रेंज एनाटॉमी कहा जाता है। क्रेंज एनाटॉमी इसलिए कहा जाता है कि ये पौधे क्या किए हैं, अपने एनाटॉमी में बदलाव कर लिए हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के कंसंट्रेशन की कमी ना हो। आगे देखते हैं। तो ये होता क्या है, अब ये सब ऐसा एनाटॉमी में चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, देखिए इसलिए पड़ी कि जो रुबिस्को एंजाइम होता है, इस रुबिस्को एंजाइम का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से है कि जिसका कंसंट्रेशन अधिक होगा लीफ में वो उसके साथ कंबाइंड हो जाता है। जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइंड होकर के PGA बनाएगा, और जिसे वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, तो जिसे C3 साइकिल कहा जाता है। लेकिन जैसे ही
ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लिप में बढ़ जाएगा तो तुरंत वो ऑक्सीजन से कंबाइंड हो जाता है और वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल वाला फास्फोग्लाइकोलेट का निर्माण करता है। और ये फास्फोग्लाइकोलेट ही क्या है हमारा, इसी को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो इससे नुकसान क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 कार्बन था, यही समझ लेते हैं, और ये 2 कार्बन है, तो कहीं नहीं 1 कार्बन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस मीन्स से रिमूव करता है, बाहर करता है, मीन्स ऑक्सीजन लिया और ये उसके बदले में क्या किया, पौधे से एनर्जी भी एक तरह से यूज किया। जितने भी लाइट रिएक्शंस में ATP NADPH2 का निर्माण हुआ रहता है उसको तो यूटिलाइज करता है, साथ में कुछ बनाता नहीं बल्कि और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को और रिमूव करता है, जिससे पौधे क्या करते हैं, पौधे अपने लिए जो आवश्यक ग्लूकोज है या फूड मटेरियल हो वो जनरेट नहीं कर पाते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं, या रेट जो होता है वो कम हो जाता है। और ये डिपेंड कब होता है, यानी कि रूबिस्को कंबाइंड कब होता है ऑक्सीजन के साथ, वो 2 कंडीशन है, या तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाए या फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए। तो 2 कंडीशंस पे होता है। अगर टेम्परेचर भी अधिक बढ़ रहा है तब भी रूबिस्को क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाएगा। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन अगर ऑलरेडी उसमें अधिक है तो रूबिस्को उसके साथ कंबाइंड हो जाएगा और होने लगेगा फोटो रेस्पिरेशन क्रिया। इसी क्रिया से बचने के लिए पौधों ने अपने एनाटॉमी में बदलाव कर लिए। वो किए क्या कि मेजोफिल सेल में बंडल शीथ का भी निर्माण कर दिए, एक तरह की नई एनाटॉमी। अब जो C3 साइकिल मेजोफिल में चलती थी, वो C3 साइकिल शिफ्ट होकर के बंडल शीथ में आ गई और उसके जगह पे एक नया कंपाउंड स्थान ले लिया, उसको कहा जाता है PEP। मतलब इस तरह समझ लिए फिगर से, यानी कि पहले क्या होता है C3 केस में क्या होता है कि जो मेजोफिल होता है उसमें RUBP पाया जाता था C3 केस में, और RUBP कंबाइंड होता था और उसके बाद PGA बनाता था और उसके बाद आगे सारी प्रोसेस चलते थे और ग्लूकोज का निर्माण होता था। अब क्या हुआ, चूँकि यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन होने से नुकसान भी हो रहा था तो इसको RUBP को शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे, बंडल शीथ में। अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने वाला कौन, कोई यहाँ पे तो जब RUBP है नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कौन करेगा शुरुआत में, तो उसको रिसीव करने के लिए यहाँ पे एक नया कंपाउंड आ गया PEP। अब PEP क्या करेगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो आएगी उसको रिसीव करेगा और रिसीव करके क्या बनाएगा, ऑक्जिलोएस्टिक एसिड बनाएगा। फिर ऑक्जिलोएस्टिक एसिड से एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है, ठीक है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है जो यहाँ पे RUBP के साथ कंबाइंड होकर के C3 साइकिल चलाना शुरू कर दे। क्यों, क्योंकि एक कार्बन डाइऑक्साइड जब रिमूव होगा तो RUBP में 5 कार्बन पाए जाते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड एक कंबाइंड होकर के 6 हो जाएंगे, फिर C3 साइकिल चलना शुरू हो जाएगी, ग्लूकोज का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फूड मटेरियल बनना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से देखें तो C4 साइकिल में भी जो फूड मटेरियल जनरेट हो रहा है वो C3 के माध्यम से ही हो रहा है, बशर्ते उस फूड मटेरियल को जनरेट करने का तरीका बदल दिया गया है या प्रोसेस या थोड़ा सा लॉन्ग कर दिया गया है। अब देखिए होता क्या है, इस फिगर से समझते हैं, यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कहाँ करेगा, मेजोफिल सेल में पाया जाए इंटर करेगा, क्योंकि ऊपर क्या है शुरू में क्या पाई जाएगी, मेजोफिल सेल पाई जाएगी। और मेजोफिल सेल में जब इंटर करेगा तो जो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने के लिए वेट कौन कर रहा होगा, PEP वेट कर रहा होगा या इंतज़ार कर रहा होगा। तो ये करेगा क्या है, और PEP जो होता है 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है, जैसे C3 प्लांट में RUBP होता है और RUBP क्या होता है 5 कार्बन वाला होता है, लेकिन ये कितने कार्बन का होता है, 3 ही कार्बन का होता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आ गया और ये आकर के यहाँ पे कंबाइंड हो गया और कंबाइंड होकर के निर्माण किसका किया, ऑक्जिलोएस्टिक एसिड का निर्माण किया। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है उसमें एंजाइमेटिक यानी कि एंजाइम्स की क्रिया होती है, तो ये नाम नहीं लिखा गया एंजाइम्स का, तो आप बस इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो ये कहता क्या है कि ऑक्जिलोएस्टिक एसिड का निर्माण करता है। ये ऑक्जिलोएस्टिक एसिड जो होगा वो 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे कंबाइंड होगा तो इसी को कहा जाता है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है।
और C3 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन कहाँ पे होता है, यहाँ पे। तो 2 बार कार्बोक्सिलेशन होता है, इसलिए इसको डाई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहा जाता है। अभी देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड का निर्माण हो गया। अब ऑक्जेलोएसिटिक एसिड क्या है, 4 कार्बन वाला है, तो इसीलिए क्या कहा गया, इसको C4 प्लांट कहा गया। जबकि C3 के केस में क्या होता है, पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन वाला बनता है, तो इसलिए उसको C3 साइकिल कहा जाता है। अब देखिए होगा कि अब ये जो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड है ये कन्वर्ट किस में होता है, मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। तो जब मैलिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो वहाँ पे NADPH2 का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये NADPH2 कहाँ से आता है, ये लाइट रिएक्शन में जनरेट हुआ रहता है, लाइट रिएक्शन से बना रहता है। तो वहाँ से आकर वहाँ पे जो NADPH2 बना रहता है उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है मैलिक एसिड के निर्माण में, और एक NADPH2 से 3 ATP के बराबर एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, तो ये यूज किया जाता है। तो ये 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे यानी कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से मैलिक एसिड का निर्माण होता है, 4 कार्बन मॉलिक्यूल। फिर ये बंडल शीथ में, यानी कि कार्बन मॉलिक्यूल जो मैलिक एसिड है वो कहाँ पहुँचता है, बंडल शीथ में पहुँचता है। ठीक है, तो जब बंडल शीथ में पहुँचेगा तो बंडल शीथ में फिर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेगा और साथ में क्या जनरेट करेगा, एक NADPH2 का निर्माण करेगा। मतलब जब ये मॉलिक्यूल टूट करके एक पायरुविक एसिड का निर्माण करेगा, तो पायरुविक एसिड का जब निर्माण करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव करेगा और साथ में कुछ हाइड्रोजन्स के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे जो NADP से कंबाइंड होकर के NADPH2 का निर्माण करेंगे। अब चूँकि यहाँ पे पायरुविक एसिड जो बना है ये 3 कार्बन वाला है और एक कार्बन यहाँ पे, तो इन दोनों को मिलाकर के 4 कार्बन, यानी 4 था यहाँ पे, और ये 4 टूट करके एक कार्बन मॉलिक्यूल अलग किया और एक मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनाया जिसको पायरुविक एसिड कहा जाता है। अब यहाँ से 2 प्रोसेस चलेगा। इन 3 कार्बन का यूटिलाइजेशन कहाँ पे होगा, इन 3 कार्बन का यूटिलाइजेशन पुनः पायरुविक एसिड से PEP बनाने में यूज किया जाएगा, जिससे साइकिल प्रॉपर तरीके से चलती रहे। यानी ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल यानी पायरुविक एसिड जो है एक कन्वर्ट किस में हो जाएगा, PEP में हो जाएगा। कहाँ पे, मेसोफिल सेल में। तो ये देखिए फिगर से, ये पायरुविक एसिड जो है एक कन्वर्ट कहाँ पे होता है, मेसोफिल में जाकर के PEP में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एनर्जी का यूटिलाइजेशन करता है, जैसे ATP से ADP बन जाता है। और साथ में यहाँ भी यानी जब बंडल शीथ सेल से जब मेसोफिल में जाता है तब ATP में एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, यानी कि फास्फेट के 3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनमें से 2 मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन करता है। तो बचता क्या है, एक बचता है, इसलिए इसको MP लिखा गया है, AMP यानी कि एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इसमें यहाँ पे 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन किया जाता है और फिर यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल का यूटिलाइजेशन किया जाता है ATP से, तो इसलिए यहाँ पे ADP बचता है। और पूरे प्रोसेस में ये ध्यान रखना है कि जो एनर्जी ये यूटिलाइज की जा रही है, ये सारी एनर्जी कहाँ से प्राप्त होती है, लाइट रिएक्शन से प्राप्त होती है। अब आगे ये तो 3 कार्बन का क्या यूटिलाइजेशन हो गया, PEP निर्माण में। अब बचा एक कार्बन, इस कार्बन का क्या यूटिलाइजेशन होगा, क्योंकि ये अब पहुँचेगा कहाँ पे, एक कार्बन बंडल शीथ में जो RUBP पाया जाता है वो RUBP रूबिस्को की उपस्थिति में कंबाइंड होगा और कंबाइंड होकर के C3 साइकिल चलाएगा, यानी कि फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल बनाएगा, PGA बनाएगा, यानी पूरी सेम साइकिल C3 की साइकिल चलेगी, क्योंकि 5 कार्बन वाला RUBP होता है, 5 कार्बन वाला कार्बन डाइऑक्साइड एक, तो यानी 6 मॉलिक्यूल होगा। तो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के 3 कार्बन वाला PGA बनेगा और जिसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे जैसा बताया गया C3 का। फिर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड बनेगा और फास्फोग्लिसरल्डिहाइड से फिर RUBP होगा। तो जब C3 साइकिल होती है तो C3 साइकिल में भी क्या होता है कि एक कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूव होता है, एक चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, फिर 6 चक्र जब ऐसे ऐसे चल जाते हैं तो 6 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। यानी ग्लूकोज में जो 6 कार्बन होता है वो 6 टर्न चलने पर, यानी कि C3 साइकिल के 6 टर्न चलने पर
एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कंटिन्यू मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि मेसोफिल सेल से 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आता रहेगा, और चूँकि 4 कार्बन मॉलिक्यूल आता रहेगा और वो वहाँ से एक लंबी प्रोसेस से होते हुए यहाँ पे आएगा, और यहाँ से फिर एक कार्बन मॉलिक्यूल कंटिन्यू रिमूव होता रहेगा। तो ये इस मॉलिक्यूल के कारण से कंसंट्रेशन यहाँ पे हमेशा मेंटेन बना रहता है और C3 साइकिल प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। और साथ में यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑलरेडी रहता है, ये बाद में कन्वर्ट किस में होता है, वो कन्वर्ट किस में होता है, PEP में होता है। तो फिर पुनः ये साइकिल उसी तरह से चलने लगती है। तो ये है आपका C4 साइकिल का क्या प्रोसेस है, मोड ऑफ एक्शंस क्या है, इसके बारे में था। तो ओके, कहीं पे भी दिक्कत होगी, कुछ इस टॉपिक से संबंधित समस्याएं होगी तो उसके बारे में ज़रूर पूछिएगा। तो ये पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके आंसर्स क्या हैं इसको देख लेते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस है क्या है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। एनाबॉलिक का मतलब है इसमें कुछ न कुछ निर्माण करने की क्रिया हो रही। निर्माण मीन्स अलग अलग छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को यूज करके ग्लूकोज का निर्माण किया जा रहा है। जैसे जल वाटर का यूज किया जा रहा है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो सारी चीज़ों को एक तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड है किसी न किसी चीज़ के फूड मटेरियल्स को तैयार करने में। तो इसलिए एनाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस उसे कहते हैं जब कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है बॉडी में, वो टूट करके छोटे मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है, तो उसको कैटाबॉलिक कहते हैं। तो जैसे ग्लूकोज का जो निर्माण हुआ है एनाबॉलिक के द्वारा, जब हम कार्य करते हैं तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या होता है, टूटता है एनर्जी के रूप में, तो उसे कैटाबॉलिक कहते हैं। तो इस दोनों क्रियाओं को मिला करके मेटाबॉलिक प्रोसेस कहा जाता है। अगला सवाल है कि प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी जब पूरी फोटोसिंथेसिस क्रिया हो रही तो ओवरऑल मिल क्या रहा है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्च तो मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका तो यूटिलाइजेशन किया जाता है। स्टार्च ग्लूकोज से बनता है, वो बाद की प्रोसेस होता है। दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, तो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जाता है, ऑक्सीजन निकाला सकता है, तो ये भी कॉम्बिनेशन नहीं सही है। कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन, तो 2 चीज़ होती है। जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं अपने भोजन के रूप में, और बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन निकालते हैं, जो ह्यूमंस या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आवश्यक होता है। लाइट रिएक्शन या हिल रिएक्शन में होता है। कहाँ पे होता है? देखिए स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा में क्या होता है कि C4 साइकिल चलती है, और एक तरह से C3 साइकिल और C4 साइकिल चलता है। तो स्ट्रोमा के केस में क्या हो रहा है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, डार्क रिएक्शंस होता है। और ग्रैना के केस में क्या होगा, आपका ग्रैना का जो क्लोरोप्लास्ट होगा वहाँ पे लाइट रिएक्शंस चलता है। ग्रैना में कहाँ पे लाइट रिएक्शन चलेगा? थैलेकाइड्स में चलेगा। थैलेकाइड्स में किस तरीके से चलेगा? थैलेकाइड्स जो होगा इस तरह से होगा रिंग में, और इसमें 2 तरह के फोटो सिस्टम पाए जाएंगे। जो क्लोरोफिल होंगे वो 2 तरह की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, 2 तरह की लाइट को एब्जॉर्व करते हैं, इसलिए जो एक तरह का होगा उसे फोटो सिस्टम 1 कहा जाएगा, और दूसरे को फोटो सिस्टम 2 कहा जाएगा। मीन्स क्या है, एक 680 माइक्रोवेव की लाइट को ग्रहण करता है, दूसरा 700 माइक्रोवेव की लाइट को ग्रहण करता है। तो ये हो गया आपका। तीसरा है कि एटीपी का फॉर्मेशन इन क्लोरोप्लास्ट, यानी कि जो एटीपी का फॉर्मेशंस होता है वो क्लोरोप्लास्ट में किस जगह पे होता है। तो इसमें जो ऑप्शंस है, इसमें ऑप्शंस क्या सही होगा, आप फिगर अगर वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि इनर साइड ऑफ थाइलेकाइड्स, इनर साइड पे एटीपी का फॉर्मेशंस होता है। आउटर साइड जो होगा उस पे होता क्या है कि आउटर साइड पे एक तरह से पाया किया जाता है, NADP का मॉलिक्यूल पाया जाता है आउटर साइड पे। और वो आउटर साइड जो NADP का मॉलिक्यूल होता है, जब हाइड्रोजन जल का स्प्लिटिंग होता है, यानी जल का मॉलिक्यूल टूटता है तो उससे जो हाइड्रोजन निकला रहता है उससे कंबाइंड होकर के NADPH2 का निर्माण करता है। तो आउटर मेम्ब्रेन की क्रिया हो गई, ठीक है। कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा से इसका कोई लेना देना नहीं है अभी, और ऑल ऑफ दिस हो ही नहीं सकता। अगला है एटीपी का फॉर्मेशंस
कैसे होता है? तो एटीपी का फॉर्मेशन जो होता है, जो एडीपी होता है, वो जब एनर्जी यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी जनरेट होती है, या ये कहें कि सनलाइट की जो एनर्जी आती है क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल जैसे ही उसको प्राप्त करके उसके इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी जनरेट होती है तो उसी से कंबाइंड होकर के एटीपी का निर्माण करते हैं। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशंस। ठीक है, तो नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशंस का प्रोडक्ट क्या है? देखिए, नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशंस का प्रोडक्ट क्या होगा? नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशंस में क्या होता है कि आपका एक तो एटीपी निर्माण होता है, ठीक है, और साथ में क्या बनता है, NADPH2 बनता है, और निकलता क्या है, ऑक्सीजन निकलता है। तो ये नॉन फोटोफॉस्फोराइलेशन में हो जाता है। दूसरा है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में केस में क्या यूज नहीं किया जाता है? तो जो साइक्लिक होता है वो होता किस में है? उसमें यूज नहीं होता जल का। क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक होता है वो एक तरह से किस में पाया जाता है? बैक्टीरिया में, ठीक है, या प्लांट के अलावा जो अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, तो उसमें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशनशिप होता है। वहाँ पे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का यूज नहीं किया जाता है, और जिसके कारण से साइक्लिक के केस में क्या होता है कि ऑक्सीजन निर्माण भी नहीं होता है। ठीक है, जल का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल, इसके बारे में पहले ही बताया गया, क्या बनता है? PGA बनता है। कैसे? RUBP से जब कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड होता है तो पहला क्या बनता है? PGA बनता है। किसकी उपस्थिति में? रुबिस्को की उपस्थिति में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम ऑफ द केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में कौन सा एंजाइम किया जाता है? तो रुबिस्को और RUBP। RMP तो ये नहीं है, रुबिस्को होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो रुबिस्को, आपको कन्फ्यूज करने के लिए यहाँ पे स्पेलिंग में एरर रखा गया है, तो इसलिए इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। केल्विन साइकिल होता है कहाँ पे होता है? केल्विन साइकिल कहाँ पे होगा? केल्विन साइकिल जो होगा ग्रेना में तो लाइट रिएक्शन होता है, और इन सेल यानी कि सेल में, इन सेल की में केस होगा नहीं, क्योंकि इन सेल के एक पार्ट में होता है। तो स्ट्रोमा यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा होगा वहाँ पे लाइट रिएक्शन केल्विन साइकिल होता है, जिसके बारे में हम लोग आज भी डिस्कशन किए हैं और इसके पिछले क्लास में भी डिस्कशन किए हैं। तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके पिछले जो जितने भी वीडियोस थे फोटोसिंथेसिस के, उसके आधार पे ये कुछ क्वेश्चन थे। तो ओके, कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप लोग पूछिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।